Hello students, we are again with the remaining part of the topic verb. In the last video, we discussed about the finite verbs, and in it we will discuss about non-finite verbs. And we have already differentiated these two type of verbs, finite and non-finite. Now see the main qualities, or we can say types of non-finite verbs. Verbs which don't have any predicate, my dear students, those verbs which don't have any predicate means uh, the part of a sentence except the subject. So we can say that non-finite verbs never limited by the predicate, because they are free from them. They don't have any type of subject, they don't have any tense, and they are unaffected of all those things. So I have also written the same thing in this definition. Verbs which don't have any predicate, वो verbs जिनका कोई predicate नहीं होता sentence के अंदर, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं जो कि मेन वर्ब की कवरेज से बाहर होती हैं. दे ऑलवेज प्रोवाइड सम एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्शन. So verbs which don't have any predicate of their own, they have no subject, इनका कोई subject नहीं होता, no tense, so they are unaffected by all these things. Okay, now see the example. They want to kill the snake. Now in this sentence, they the subject, want is the main verb, finite verb, to kill is the non-finite verb, the snake is the object. So यहाँ पे बेटा ये देखेंगे कि जो want वर्ब है ये भी वर्ब है और यहाँ पे ये भी वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, ये फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस के सब्जेक्ट के इन बाउंडेशंस में बंधी हुई होती है. इस पर इनका इफ़ेक्ट श्योरली पड़ेगा. अगर आप टेंस चेंज करोगे तो वॉन्ट वर्ब चेंज होगी. अगर आपने सब्जेक्ट का नंबर पर्सन जेंडर को चेंज किया तो इसका इफ़ेक्ट बेस पे आ सकता है, लेकिन इस पे नहीं. तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है. ही वॉन्ट्स टू किल द स्नेक. अगेन हमने प्रूव किया उस चीज़ को कि कैसे कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट है. जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया, सिंगुलर में लेकर आए, ही वॉन्ट्स, यहाँ पे देखो वॉन्ट्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ. सिमिलरली इन द लास्ट सेंटेंस, ही वॉन्टेड टू किल द स्नेक. when we change the tense of this sentence, we can see that he wanted. Again want verb जो थी वो अपनी किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टू किल ये अभी भी सेम फॉर्म में है. इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया. ओके, I think now we can differentiate easily finite verbs and non-finite verbs. Now what are the parts of non-finites? We are going to that. Non-finites: infinitives, gerunds and participles. Non-finites can be divided in three parts. कौन से parts हैं? Infinitives, gerunds and participles. चलो अब इनकी क्वालिटीज़ देखते हैं. यहाँ पे क्या क्या है. The infinitives, जो भी इन्फिनेटिव्स होते हैं बेटा, उनकी फॉर्मेशन क्या मिलेगी आपको, फॉर्मेशन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जस्ट क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. किसी के अंदर टू ऐड होगा, किसी के अंदर नहीं होता, लेकिन उससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन है इन्फिनेटिव्स के अंदर. और सेकेंडली इसकी जो क्वालिटी है, हाउ दे एक्ट इन ए सेंटेंस, व्हाट इज़ द रोल दे प्ले इन ए सेंटेंस इज़ दैट. क्या होता है वो, वर्बल नाउन्स. वो वर्बल नाउन का काम करते हैं. वी कैन से पार्टली दे आर वर्ब एंड पार्टली दे आर नाउन्स. वो देखने में फॉर्मेशन उनकी कैसी है, वर्ब की जैसी है, सो हमने उसको वर्बल बोला, क्योंकि वर्ब की फॉर्म के थ्रू वो नाउन का काम करते हैं. दे बिहेव्स एज ए नाउन इन अ सेंटेंस. दे बिहेव एज ए नाउन इन ए सेंटेंस. एग्जाम्पल देखते हैं. इन्फिनेटिव्स विद टू,
एग्जाम्पल्स नहीं, पहले टाइप्स हमने शो कर दिए, आगे देखते एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इन्फिनेटिव्स विद टू, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन्फिनेटिव जिनके अंदर टू साथ में ऐड हो, यानी कि टू प्लस क्या बनेगी फॉर्म उसकी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड डायरेक्ट इन्फिनेटिव, यू कैन कॉल देम बेयर इन्फिनेटिव ऑल्सो, उनको क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव्स विदाउट टू, किसी भी टाइटल आप नेम से कॉल करें, लेकिन क्वालिटी क्या होगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इसमें टू ऐड नहीं होता। सॉरी। ही केम टू वेलकम मी, एग्जाम्पल्स देखिए। ही केम टू वेलकम मी, वो वहाँ पे आया क्या करने के लिए, टू वेलकम मी। तो यहाँ पे टू वेलकम किसका एग्जाम्पल हुआ, टू इन्फिनेटिव का। आई विश यू गेट ए गुड जॉब, मैं विश करता हूँ किस चीज़ की, यू टू गेट, टू गेट यहाँ पे फिर से क्या है, टू इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। सेकेंड, ही मेड मी रन, ही मेड मी रन, उसने मुझे दौड़ा दिया। तो यहाँ पे देखो ही मेड मी रन, रन जो है यहाँ पे ये आपका टू इन्फिनेटिव है जो कि विदाउट टू है, बिना टू के इसको यूज़ किया गया। आई लेट हिम गो, यहाँ पे फिर से गो जो वर्ब है ये आपका बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू का एग्जांपल्स है। बेटा कुछ वर्ब्स होती हैं आफ्टर दैट मोस्टली वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव, व्हाट आर दोज, though although I will describe all these things when I particularly start this topic independently. At that time I will describe all the important or main rules regarding this, but in short we can say you must रिमेंबर दीज वर्ब्स, आपको ये वर्ब्स तो थोड़ी याद रखनी चाहिए जो कि जिनके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, अगर देखें तो बिड, डेयर, डेयर बेटा मॉडल भी है, लेकिन जब ये मेन वर्ब की फॉर्म में हो तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। और अगर वहाँ पे डेयर जो है वो वहाँ पे मॉडल की फॉर्म में हो तो फिर वहाँ पे हम लोग बेयर को यूज़ करेंगे। ध्यान रखें इस बात को, मॉडल हो तो फिर टू नहीं लगाना है, और अगर मॉडल ना हो, मेन वर्ब की फॉर्म में हो तो फिर वहाँ पे टू लगा सकते हो। एग्जांपल देंगे इसका, बिड, डेयर, और बेटा लेट, मेक, नीड, हैव, फॉल, हियर, सी, वॉच। बीहोल्ड का मतलब भी बेटा देखना ही होता है, सो नोटिस, so these type of words are always followed by bare infinitive. Okay, now come to the next part. Gerund. Second type of non-finites is gerund. A gerund is called verbal noun. देखो बेटा हमने फर्स्ट जो दो इन्फिनेटिव लिए थे, यानी कि इन्फिनेटिव्स भी वर्बल नाउन होते हैं, जिरंड भी वर्बल नाउन होता है। ए जिरंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन बिकॉज इट इज़ पार्टली एक्ट्स एज वर्ब एंड पार्टली एज एन नाउन, एज ए नाउन सॉरी। तो फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी कैसी होगी, वहाँ पे वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, टू साथ में ऐड कर रहे थे, लेकिन जिरन के अंदर यह फॉर्मेशन में डिफरेंस मिलेगा आपको। क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है, और फंक्शन क्या होगा कि वो वर्बल नाउन का काम करता है। किसका काम करेगा, इट विल बिहेव एज अ वर्बल नाउन इन अ सेंटेंस। आप लोग उसके फंक्शन को पहचानेंगे, यू विल सी the role of the word in the particular sentence and then decide whether it is gerund or it is participle. Conditions देखेंगे, walking is an exercise,
सो वी कैन से वी कैन डिस्कस अबाउट एनी नाउन, हम लोग किसी भी नाउन के बारे में बात कर सकते हैं. दिस थिंग इज़ गुड, दिस थिंग इज़ बैड. इन द सेम वे यू विल नॉट सी एनी एक्शन एट दैट टाइम. जिस टाइम पे हम लोग उसके उस सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो वॉकिंग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वॉकिंग एग्जांपल लिया, तो वॉकिंग अभी हो नहीं रही है, लेकिन हम लोग केवल वॉकिंग के बारे में बातें कर रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. तो अब थिंग का मतलब नाउन, नाउन का मतलब अब ये यहाँ पे क्या बन गया, जिरन. वर्किंग, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज. आई वॉज फाइंड, मुझे फाइन, मुझ पर फाइन लगाया गया किस चीज़, फॉर कमिंग लेट, किस लिए, लेट आने के लिए. तो कमिंग ना कि आ रहा है, वो आया था उसके कारण से, उस चीज़ के कारण से ये सब हुआ. सो वी कैन से दिस वर्ड इज ऑल्सो बिहेविंग अगेन एज ए नाउन, सो विल कॉल इट जिरंड. तो जिरंड में यही है. अब आते हैं पार्टिसिपल के ऊपर. ए पार्टिसिपल इज a word which is partly a verb and partly an exact adjective. अभी जो तीनों पार्ट्स आएंगे आपके पार्टिसिपल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट कैसे बिहेव करेंगे, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं. सो वी कॉल देम वर्बल एडजेक्टिव्स. हैंस इट इज़ कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव्स. आगे लिखा हुआ है इसीलिए मैंने क्या 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 मानेंगे उनको कि वो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं. ए पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. Hence we call it verbal adjective. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऑलवेज क्वालिफाई और मॉडिफाई ए नाउन. वो हमेशा किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उस नाउन की कोई और क्वालिटी बताएंगे, उसको वी कैन से उसके बारे में कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते हैं, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं. सो वी कॉल देम एडजेक्टिव्स. अब इसका मतलब हुआ कि देखो ऊपर जो जीरन था, जीरन के अंदर वहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं था, फॉर्मेशन वही रहेगी. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे हम वी विल सी दैट द फॉर्मेशन इज सेम एज द प्रीवियस वन जिरंड, उसके जैसे ही है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी रोल के अंदर. जिरंड जो है वो रोल क्या प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है नाउन का. वहाँ पे एक्शन मिलेगा नहीं, वहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन होगा. लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे वो एक्शन हो रहा होगा, हुआ होगा समथिंग, जो उस सेंस में उसको यूज़ करते हैं. कोई भी ऑन गोइंग एक्शन होता है वहाँ पे और वो किसी नाउन के से रिलेटेड वहाँ पे शो किया जाएगा. एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, या फिर पहले डेफिनेशन चेक करते हैं क्या लिखा हमने. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आई. सेम we have done with in gerund also to the base form of the verb. It always qualifies a noun, क्योंकि एडजेक्टिव तभी कह रहे हैं क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई करेंगे तब तो एडजेक्टिव बनेंगे. इट इंडिकेट्स सम ऑन गोइंग एक्शन, ये इसकी मेन क्वालिटी है बेटा. यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते टाइम पे इस पॉइंट को भी साथ साथ चेक करना कि रोल किस चीज़ का है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटेंसेस के अंदर क्या मिलेगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसी ऑन गोइंग एक्शन को शो करता है. वहाँ पे एक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे एक्शन होगा जो कि चल रहा होगा. सी द एग्जाम्पल. आई सॉ हिम गोइंग आउटसाइड, मैंने उसे देखा. आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा क्या करते हुए, गोइंग आउटसाइड. सो व्हेन दैट पर्सन सॉ हिम ही वॉज गोइंग आउटसाइड. इसका मतलब वो जा रहा था, तो एक्शन हो रहा है. तो पहली बात तो ये कि ऑन गोइंग एक्शन हो गया. सेकेंडली अब देखेंगे कि कोई एडजेक्टिव कैसे बना, क्योंकि इस कैंडिडेट की ये क्वालिटी है कि वो उस टाइम पे जा रहा था, ये इसको क्वालिफाई करता हुआ वर्ड है. दैट्स वाई वी विल कॉल इट verbal adjective, and verbal adjective in this form is called present participle. See the next example. I heard someone, मैंने किसी को सुना क्या करते हुए, सॉबिंग. इसका मतलब हुआ कि उस टाइम पे ये एक्शन हो रहा था और इस नाउन की क्वालिटी है, तो वर्बल एडजेक्टिव. दे फाउंड द बेबी शाउटिंग. अब कह रहा है कि दे फाउंड द बेबी, अब जो बेबी है नाउन हो गया और इसकी क्वालिटी क्या थी, वो बच्चा जो था, बेबी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन द बेबी, वो बेबी जो क्या कर रहा था, शाउट कर रहा था, जो चिल्ला रहा था. सो अगेन वी विल कॉल इट वर्बल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, आई थिंक
You can differentiate easily now. Now come to the next part, past participle. It is formed by, ये हमेशा किससे बनता है, यानी कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. इट इंडिकेट्स फिनिश्ड और कंप्लीट एक्शन. ध्यान देना बेटे, यहाँ पे वो एक्शंस मिलेंगे जो ऑलरेडी हो चुके होंगे. ये एक्शंस यहाँ पे भी हैं, एक्शंस इसमें भी थे, लेकिन उसमें ऑन गोइंग थे और यहाँ पे फिनिश्ड हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड ए स्टोलन पेन. हम कहते हैं आई फाउंड ए स्टोलन पेन, मुझे एक जो चुरा लिया गया था एक ऐसा पेन मिला. तो इस पेन की क्वालिटी क्या है? पेन की क्वालिटी ये है कि चुराया हुआ पेन था वो. सो वी कैन से इट इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ क्वालिफाइंग द फॉलोइंग वर्ब. उसके बाद में जो वर्ब आ रही है उसको क्वालिफाई कर रहा है. आई सॉ ए फॉलन ट्री, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा. द ट्री विच हैड फॉलन, जो ऑलरेडी गिर चुका था. तो कंप्लीटेड हो गया एक्शन. और ट्री की क्वालिटी बताई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई. इसका मतलब हो गया कि क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है. सॉरी बेटा देख नहीं पाए आप उसको, फिर से चेक कर लें. आई फाउंड ए स्टोलन पेन. स्टोलन वर्ड इज एन एडजेक्टिव which is used for the noun pen. And again in the second sentence, I saw a fallen tree. Fallen is again an adjective which is used for the word for the noun tree. You look tired. Again tired थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, इसके लिए. ओके, सो आई थिंक these two parts are completed and you can understand what are the rules. This is the last part, this is last type of non-finites. Perfect participle formed by, perfect participle formed by adding having. You can use having word before the past participle or we can say third form of the verb. पास्ट पार्टिसिपल से पहले या जो थर्ड फॉर्म है उसको यूज़ करते हैं हैविंग के साथ में. और अगर ऐसी फॉर्मेशन होती है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. इंडिकेट क्या करता है, व्हाट इट शोज इन अ सेंटेंस, व्हाई वी यूज़ इट, इन विच सिचुएशंस वी यूज़ इट. व्हेन एवर यू वांट टू शो द एक्शन, सपोज कि कोई काम था वो पहले हो गया, उसके बाद एक और शुरू हुआ. सो टू शो this condition we always use perfect participle. It is used when the second action begins, जो दूसरा काम शुरू हुआ लेकिन उससे पहले एक काम जो था वो पूरा हो चुका हो. So to indicate that situation we always use perfect participle. Having completed, having completed his homework he went to play. वो खेलने चला गया लेकिन उससे पहले की सिचुएशन अगर लेकर आओ तो उसको इंडिकेट करने के लिए आपको इसे यूज़ करना होगा. हैविंग कंप्लीटेड इंडिकेट कर रहा है कि ये काम करने के बाद वो खेलने गया. फिनिशिंग हिज टास्क ही स्टार्टेड शाउटिंग. यहाँ पे हैविंग नहीं लेकिन हैविंग की जो कंडीशन थी वो हमने फिनिशिंग के अंदर यूज़ कर ली है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज ऑफ दिस थिंग. फिनिशिंग हिज टास्क ही स्टार्टेड शाउटिंग. हैविंग फिनिश्ड हिज टास्क भी करेक्ट था, दोनों सही हैं. फिनिशिंग हिज टास्क ही स्टार्टेड शाउटिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ you can differentiate the different type of verbs and you can use them in your own sentences. Now I'm giving you some sentences as the assignment and you will solve them in your notebook. Okay, and also one more information for you. Whenever you feel any type of problem regarding videos or any doubts you have, in that case send me your messages on my personal number so that I can see them
बेटा आप लोग अगर उसको बीच में वैसे ही भेज देते हो, ग्रुप के ऊपर भेजते हो, तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, उसके बाद अगर कोई और मैसेज आ चुका होता है तो मैं उसको देख नहीं पाता। तो प्लीज़ आप लोग उसे मेरे पर्सनल पे भेजें, ताकि मैं उस पॉइंट को क्लियर कर सकूँ, उसको कभी भी देखता हूँ तो मुझे वो मैसेज दिखाई दे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। आई होप यू आर लर्निंग, यू आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम। डोंट गेट पैनिक, परेशान बिल्कुल ना हो, काम मन से करें जो भी करें, एंड आफ्टर इट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो। ओके, टेक केयर।